नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने मध्य प्रदेश का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से अलग अलग समय पे कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। उसी के तहत आज हम केवल मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में जो प्राचीन काल के जो साहित्य हुए हैं प्रमुख, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में मध्यकालीन साहित्यकार और आधुनिक साहित्यकार, इस प्रकार से आपको नियमित रूप से वीडियो मिलेगा। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्राचीन काल के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की बात करें, जिसमें से कि जो साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के, इसको 3 खंडों में बांटा गया है या 3 खंडों में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन समय के कौन कौन से साहित्यकार रहे हैं प्राचीन में, फिर मध्यकालीन में, मध्य काल में कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, और उसके बाद देखते हैं हम कि आधुनिक समय में, आधुनिक समय के कौन कौन से साहित्यकार हुए। तो इन 3 कालखंडों में हमें इसे पढ़ना है साहित्यकारों को। उसी के अंतर्गत हम आज देखेंगे केवल कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आप याद रखिए, मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के जो साहित्यकार हुए इसमें प्रमुख हुए हैं कालिदास पहले नंबर, भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट। ये 4 जो साहित्यकार हुए हैं ये प्राचीन काल के माने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। अब इनके बारे में हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन की क्या क्या खासियत रही है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं रही हैं और जिनसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए, आप यदि मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम हो या पीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कालिदास के बारे में। कवि कालिदास जो हुए हैं इनकी क्या क्या खासियत रही, क्या क्या विशेषताएं रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है साहित्यकार हैं प्राचीन काल के, और साथ ही भारत के और मध्य प्रदेश के तो है ही हैं। इनके बारे में देखिए तो कालिदास किस काल में हुए हैं, यह मूलतः किस काल में हुए हैं ऐसा कोई विवरण नहीं रहता, इसमें विवादित है। मतलब किंवदंतियां बस चलती हैं कि इनका जन्म स्थान और समय के बारे में, तो ये पूछा भी नहीं जाता इनका समय और जन्म स्थान के बारे में। खासकर इनकी जो पूछी जाएगी आपसे तो इनकी रचनाएं पूछी जाती है, तो आप रचनाएं को याद रखिए, और किसके दरबार में शामिल थे, किसके दरबार के कवि थे, ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा बस परिचय के रूप में। कालिदास किस काल के हुए हैं, मूलतः किस स्थान से थे, इसमें काफ़ी विवाद रहता है। लेकिन इतिहासकार कालिदास को चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी स्वीकार करते हैं तथा उन्हें उज्जैन नरेश गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से मानते। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में शामिल थे, उनके 9 रत्नों में शामिल थे, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकी जो रचना है मेघदूतम, जो मेघदूत इनकी रचना है कालिदास की, उसमें उज्जैन का निवासी इन्हें बताया गया है, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें उत्तराखंड और कश्मीर का भी मानते हैं। इसे भी आप बस ध्यान रखिएगा, मूल रूप से ये उज्जैन के ही माने जाते हैं। जो मध्य प्रदेश की जो अच्छी ऑथेंटिक किताबें उनमें उज्जैन ही मिलता है। आगे देखते हैं, कालिदास संस्कृत साहित्य के एक सर्वोत्कृष्ट कवि एवं नाटककार माने जाते हैं। कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि एवं नाटककार भी हैं। ये इनकी तीनों रचनाएं खंड काव्य, नाटक और महाकाव्य इन्होंने लिखा हुआ है, उसको हम आगे डिस्क्रिप्शन देखेंगे आगे। फिर अगला पॉइंट है आपके लिए कि कालिदास कवि कुलगुरु एवं कवि शिरोमणि के रूप में विख्यात भी है, और इन्हें इसी कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इन्हें देखते हैं हम। तो कालिदास की मूल रूप से 7 प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 3 नाटक है। इसे आप संख्या भी जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे आप याद रखना है 2 महाकाव्य हैं इनके, इसके अलावा 2 खंड काव्य हैं और 3 इनके नाटक हैं। तो इन तीनों का अलग अलग कभी कोई पूछ लेता है कि कौन सी रचना इनकी महाकाव्य है या नाटक है या कौन सी रचना इनका खंड काव्य है, ऐसा भी। तो विशेष रूप से आप तीनों को ध्यान रखिए, कौन से इनके खंड काव्य हैं, कौन से इनके नाटक हैं और कौन से इनके महाकाव्य है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो प्रमाणिक 7 रचनाएं हैं इनमें से आप याद रखिए, मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया है जो कि आपके लिए सहूलियत होगी बहुत ज़्यादा पढ़ने में। महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो इनके 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। 2 महाकाव्य इनके कौन कौन से, तो इनके 2 महाकाव्य हैं
कुमार संभवम और रघुवंशम, इसे आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि महाकाव्य कालिदास के जो कि दो हैं, दो महाकाव्य इन्होंने लिखा है, एक कुमार संभवम नाम है, एक रघुवंशम नाम है। इसके बाद जो दूसरा है उसको याद रखना है आपको। सेकंड खंड काव्य कौन कौन से इनके, तो खंड काव्य इनके मेघदूतम और ऋतु संहारम है। मेघदूतम और ऋतु संहार, इसमें से मेघदूतम बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी ये रचना है मेघदूतम। फिर इसके बाद है नाटक, इनके 3 नाटक जो मैंने बताए, तो कौन कौन से, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 इनके नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम। इनमें से आपको याद रखना फैक्ट के रूप में कि जो ऋतु संहारम है कालिदास की प्रथम रचना है जो खंड काव्य के रूप में है। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो ऋतु संहारम कालिदास की प्रथम रचना है, ऋतु संहारम जो कि एक खंड काव्य है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे अब इनमें हम देखते हैं कौन सी रचना में इनकी किसके बारे में वर्णन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं जब डीप में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए कालिदास की सर्वकालिक श्रेष्ठ कृति जो मानी जाती है वह है कौन सी, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके लिए इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, मैंने बताया, तो भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस जो रचना है इनकी अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें किसका वर्णन है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग को नाटक के रूप में क्या किया गया है, नाटक के रूप में वर्णित किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में। यह एक नाटक है इनका अभिज्ञान शकुंतलम, और संस्कृत की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह संस्कृत की पहली रचना थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि संस्कृत की पहली रचना कौन सी थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो अभिज्ञान शकुंतलम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास का अंतिम नाटक माना जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का अंतिम नाटक माना जाता है। तो पहला कौन सा था, तो याद रखिए इनका पहले कृति कौन खंड काव्य कौन सा था, तो अभी ऋतु संहारम हमने देखा है ना, पहला इनका था ऋतु संहारम, पहला खंड काव्य था। और अंतिम नाटक कौन सा था इनका, तो अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी इनकी रचना है विक्रमोर्वशीयम में उर्वशी और पुरूरवा, उर्वशी और पुरूरवा की कथा के बारे में इसमें बताया गया है। फिर मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक था। कालिदास के द्वारा लिखित गया पहला नाटक कौन सा, तो मालविका अग्निमित्रम था, जिसमें शुंग वंश के राजा, किस वंश के ऊपर लिखे, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र तथा उनकी प्रेमिका थी मालविका, इसके ऊपर इनका वर्णन या प्रेम चित्रण किया गया है, प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि ये शुंग वंश के राजा थे राजा अग्निमित्र, मतलब जो पुष्यमित्र के बेटे थे अग्निमित्र, उनका और उनकी जो प्रेमिका थी मालविका, इनके बारे में इसमें वर्णन बताया गया है मालविका अग्निमित्रम में। इसे आप अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मेघदूतम में उज्जैन तथा अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन कालिदास की किस रचना में मिलता है, तो उस रचना का नाम है मेघदूतम। किस रचना में, तो मेघदूतम में मिलता है। और साथ ही साथ इन्होंने उज्जैन के बारे में भी बताया, सूर्य से चमकता खंड करके ऐसा उन्होंने एक वाक्य बोला हुआ है उज्जैन के बारे में, तो ये भी मेघदूतम में ही बताया गया है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है मेघदूतम में 9 खंड हैं। मेघदूतम के बारे में देखिए कि मेघदूतम में 9 खंड है। इसमें से एक खंड का नाम रेवा खंड है, जिसमें नर्मदा नदी में कई झरने होने के कारण कालिदास जी ने इसे बंदर कुदनी नाम भी दिया हुआ था या दिया हुआ है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है, ये सारा रिपीट है, वही वाला है, डबल स्लाइड हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें आपको याद रखना है कुमार संभवम के बारे में। यहाँ से देखिए, कुमार संभवम कालिदास की प्रथम महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती विवाह एवं कार्तिकेय के जन्म के संबंधित धार्मिक कथा का वर्णन किया गया कुमार संभवम में। मैं सभी इनकी जो रचनाएं हैं उसमें क्या क्या विशेषता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके कितना भी डीप क्वेश्चन जाएगा तो निश्चित मानिए यहाँ से क्वेश्चन वो फंस सकता है। कुमार संभवम जो कालिदास का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें शिव पार्वती विवाह एवं कार्तिकेय के जन्म से संबंधित धार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। दूसरा इनका रघुवंशम, कालिदास का दूसरा महाकाव्य है रघुवंशम। कालिदास का दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो दूसरा महाकाव्य है इनका रघुवंशम, जिसका जो विषय है, रचना का जो विषय है कौन सा है, रामायण से लिया गया। इनके जो विषय है क्या है, रामायण पर आधारित है रघुवंशम। अगर हम आधुनिक काल में कालिदास को लोकप्रिय बनाने के लिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और क्या है, रचनाएं लगभग सभी हो गई हैं आपकी। फिर देखिए आधुनिक काल में कालिदास
को लोकप्रिय बनाने दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों का भी योगदान रहा है। उसमें बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इनके विषयों को लेकर पिक्चरें बनी हुई हैं। फिर हिंदी लेखक हुए हैं मोहन राकेश। इन्होंने कालिदास के जीवन पर एक नाटक लिखा, उसका नाम था आषाढ़ का एक दिन रचना की। कौन सा नाम था? आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास के जीवन पर आधारित एक नाटक लिखा था मोहन राकेश के द्वारा। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले लेखक हैं आपके भर्तृहरि। अगले लेखक कौन है? अगले कवि हैं आपके भर्तृहरि। प्राचीन काल में दूसरे जो कवि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। फिर इन्हीं के दरबार में थे कालिदास, ठीक है ना, आपका ध्यान रखना है। फिर दूसरा, राजा भर्तृहरि का अनुमानतः 550 ईस्वी में जन्म माना गया है, ये आपको ध्यान रखिए। फिर इसके बाद अगला है, इनके पिता का नाम क्या था? तो चंद्रसेन, तथा इनकी पत्नी का नाम था पिंगला। पत्नी का नाम था पिंगला तथा इनके पिता का नाम था चंद्रसेन। भर्तृहरि मूलतः संस्कृत भाषा के संत एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर भर्तृहरि ने कैसी रचनाएं की हैं? तो भर्तृहरि ने मुक्तक तथा शतक काव्य के अग्रदूत माने जाते हैं। भर्तृहरि जो है मुक्तक और शतक काव्य के अग्रदूत माने जाते हैं। फिर इसके बाद है, भर्तृहरि का पथ वैराग्य पथ कहलाता है और इनके अनुयायी आज पुष्कर से साई में बसते हैं, जो इनको मानने वाले हैं, जो भर्तृहरि को, उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए, भर्तृहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का चुनार नामक स्थान है तथा ये राजस्थान के सरिस्का क्षेत्र में समाधि स्थल है। उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर समेत भर्तृहरि की गुफाएं हैं। ये भी पूछा जाता है भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिए भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में। एवं भर्तृहरि तथा बाबा गोरखनाथ की योग साधना स्थली रही है। इनके गुरु माने जाते हैं बाबा गोरखनाथ। फिर इसके बाद देखिए, भर्तृहरि ने वैराग धारण किया तथा अपने गुरु गोरखनाथ को बनाया हुआ था। राजस्थान के अलवर में भर्तृहरि का मंदिर भी है। इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग धारण कर लिया था, इसलिए इन्हें बाबा भर्तृहरि भी कहा जाता है। उपनाम इनका पूछा जाए तो बाबा भर्तृहरि भी कहा जाता है। भर्तृहरि, बाबा भर्तृहरि को भर्तृहरि भी कहा जाता है, बाबा भर्तृहरि कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने बस 3 महत्वपूर्ण रचनाएं की हुई हैं जो ज़्यादा चर्चित रहती हैं इनकी रचनाएं को। तो कौन कौन सी देखते हैं इनकी रचनाएं जो हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। यदि आपको इन कवियों की रचनाएं ना याद हों तो मेरे इसी चैनल पर बहुत से ट्रिक पड़े हुए हैं साहित्यकारों के रचनाओं को याद करने की जो ट्रिक हैं, आप उन्हें जरूर देख लीजिए, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर श्रृंगार, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो याद रखिए, जिन्होंने शतक लगाया, भर्तृहरि ने क्या किया? तो भर्तृहरि ने शतक लगाया हुआ है, आपको ऐसे याद रखिए। तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इसके अलावा और कौन कौन सी रचना है? तो भर्तृहरि ने व्याकरणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख 3 व्याकरणिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, महाभाष्य, टीका, वाक्पदी और शब्द धातु समीक्षा। इसे भी आप अच्छे से याद रखें। मेन तो प्रमुख इनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक हैं। इसके अलावा व्याकरण के रूप में कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो महाभाष्य, टीका, वाक्पदी, ये पूछा गया क्वेश्चन है वाक्पदी के बारे में, और शब्द धातु समीक्षा, ये व्याकरणीय रचना है इनकी, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये थे आपके भर्तृहरि के बारे में परिचय। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगले आपके कवि हैं भवभूति। अगले कवि कौन है? तो अगले कवि हैं भवभूति। इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म हुआ था पद्मपुर में, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। फिर इनका मूल नाम इसे याद रखिएगा, इनका मूल नाम था श्रीकंठ। क्या नाम था? इनका मूल नाम था श्रीकंठ। इसे भी अच्छे से याद रखिए, पूछा जाया गया क्वेश्चन यहाँ से भी कि भर्तृहरि का मूल नाम क्या था? तो श्रीकंठ। इसके बाद भर्तृहरि बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका रखना है कि भवभूति के मूल नाम क्या था? श्रीकंठ। फिर भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, किसके दरबार में थे? तो यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, राजा यशोवर्मन के दरबार में थे यशोवर्मन, और कवि और नाटककार भी थे। फिर भवभूति ने अपने काव्य संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया हुआ है। इसके बाद देखिए, संस्कृत साहित्य में जो भवभूति की तुलना किससे की जाती है? जैसे हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उसी तरह जो भवभूति हैं इनकी तुलना अंग्रेजी साहित्यकार मिल्टन से की जाती है। इस तरह इन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? याद रखिए, एक संदर्भ पूछा जाता है क्वेश्चन की भारत का मिल्टन किस कवि को कहा जाता है? भारत का मिल्टन तो कहलाते हैं भवभूति। भारत के मिल्टन कौन? तो भवभूति भारत के या भारतीय मिल्टन के रूप में इन्हें जाना जाता है। अब इन्होंने 3 के प्रसिद्ध नाटक हुए हैं, विशेष रूप से बहुत ज़्यादा जो चर्चित नाटक हैं, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित। महावीर चरित्र,
मालती माधव और उत्तर रामचरित, इन तीनों को आप याद अच्छे से रखिएगा और इनकी ट्रिक मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी इनकी रचनाओं के बारे में। फिर इनके नाटकों में सबसे लोकप्रिय जो हुआ है, सबसे जो ज़्यादा चर्चित नाटक रहा है इनका, तो हुआ है लोकप्रिय हुआ है मालती माधव, जिसमें करुण छात्र का उज्जैन दरबार के मंत्री की पुत्री मालती से प्रेम का चित्रण किया हुआ है। फिर महावीर चरित्र में कुछ परिवर्तन के साथ रामायण पर आधारित है। महावीर चरित्र टोटली लगभग रामायण बेस है, इसका मतलब बेसिक देखा जाए तो किस पे आधार है इसका रचना का, तो रामायण पे आधारित रचना इनकी महावीर चरित्र। फिर अगला है उत्तर रामचरित भभूति की सबसे रचना मानी जाती है, जिसमें कथा सीता के निष्कासन से प्रारंभ होती है और वनवास के बाद अयोध्या राज सिंहासन पर आसीन होने पर समाप्त होती है। तो तीनों रचनाएं आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इनकी, महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर रामचरित भभूति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है किसके बारे में, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगली स्लाइड आपकी। अगले जो कवि हैं प्राचीन काल के, बाणभट्ट। अगले जो कवि हैं प्राचीन काल के वो हैं बाणभट्ट। अब इनके बारे में देखते हैं क्या है खासियत। तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। बाणभट्ट थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये किसके दरबार थे? बाणभट्ट। याद रखिए बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। फिर उसके बाद भर्तृहरि को भी देखा आपने किसके दरबारी थे। फिर यशोवर्मन को देखा हमने, अब ये हर्षवर्धन के उसमें थे। ठीक, तो सभी जो 4 कवि किसी न किसी के दरबार में ही आश्रय में रहे हुए हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है किस वंश में थे या किस राजा के आश्रय दाता थे, आश्रय में रहते थे, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर अगला है महाकवि बाणभट्ट ने गद्य रचना के क्षेत्र में वही स्थान प्राप्त किया है जो कालिदास का संस्कृत काव्य में है। महाकवि बाणभट्ट ने गद्य रचना के क्षेत्र में इनका वही स्थान है जो कालिदास के संस्कृत काव्य में था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़के। देखिए चंडी शतक है, यदि वहाँ पर शतक आ जाए कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। चंडी शतक जो अपवाद है समझ लीजिए, ये बाणभट्ट की रचना है चंडी शतक। ठीक, मैंने बताया कि भर्तृहरि ने शतक लगाया, तो इसमें शतक आ गया तो आप भर्तृहरि ऑप्शन टिक करके आ जाए तो गलत हो जाए। चंडी शतक किसका है? तो चंडी शतक बाणभट्ट की रचना है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। प्रमुख रचना इनकी हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़िका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक चित्रण अद्भुत होने के कारण इन्हें साहित्य का वानांचल का कवि केसरी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उपनाम के रूप में, कि जो बाणभट्ट इन्हें किस रूप में जाना जाता है? साहित्य का वानांचल केसरी। साहित्य के वानांचल केसरी किसे कहा जाता है? तो बाणभट्ट को कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो बाणभट्ट हैं इन्हें साहित्य के वानांचल का केसरी भी कहा जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, उपनाम के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर अगला है हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के जीवन का चित्रण किया गया है, इसे आप ध्यान रखिए। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। फिर कादम्बरी में क्या बताया गया है? तो कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। इसमें एक राजकुमारी का वर्णन किया गया है। यह बाणभट्ट की अपूर्ण रचना है जिसे बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस रचना को उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूर्ण किया हुआ था, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके मध्यकालीन कवि, जिसमें मैंने आपको कालिदास, भर्तृहरि, भभूति और बाणभट्ट के बारे में बताया। आगे की वीडियो में आपको मध्यकालीन कवियों के बारे में और फिर आधुनिक कवियों के बारे में वीडियो मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी ज्ञानवर्धक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। निश्चित मानिए आपके आगामी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए लाभप्रद भी होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।